आपको लगता नहीं है कि आपने जो अभी प्रश्न पूछा है ये टॉपिक के दायरे में नहीं आता है? और क्यों हाय तौबा मचा के रखे हो भाई कि नीतीश जी ने पाला क्यों बदल लिया? क्या परेशानी है आपको? है? छाती पीट रहे हो? आपको नहीं पता है कि पहले बी के साथ तालमेल स्थापित किया था उन्होंने, इलेक्शन लड़ा, मेजोरिटी हासिल की, सरकार बनी, कुछ समय तक सरकार चली भी, माहौल उन्हें ठीक नहीं लगा, थोड़ा मूड के रिफ्रेशमेंट की भी जरूरत थी, है ना? वो आर के साथ तालमेल स्थापित कर लिए, वहां भी कुछ दिन रह के साथ में सरकार चलाया, फिर माहौल पॉजिटिव नहीं लगा, फिर बी के साथ हाथ मिला लिया। तो इसमें भला आपको क्या आपत्ति है, क्या परेशानी है? दोनों ने जगह उनके लिए खाली रखा है, तब तो वो कभी उधर जाते हैं कभी इधर आ जाते हैं। अकेले दोषी वही क्यों है? दोषी तो सभी है, मानते हैं। और आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो मौका गंवा दे? हम्म? जैसे सामान्य तौर पे मौका परस्ती शब्द सामान्य लहजे में देखिए तो सामान्य लोग इसे धोखा समझते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में ये क्या है? सफलता का हथकंडा है। इसको इस रूप में देखिए। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज के डेट में नहीं है जो सत्ता बनाने के लिए सिद्धांत के साथ समझौता न करे। ये गठबंधन बनता है, महागठबंधन बनता है, क्या लगता है एक ही विचारधारा की हर एक पार्टियां हैं? क्या सभी पार्टी का मैनिफेस्टो एक है? इसके बावजूद भी लोग तालमेल करके इलेक्शन लड़ते हैं। इसका मतलब सिद्धांत से समझौता ही तो किया। हम्म? तो नीतीश कुमार ने अगर सिद्धांत के साथ समझौता किया तो कौन बड़ा तूफान आ गया है? और सबसे बड़ी बात तो यह है, आप ऐसे सोचो कि प्रभावित कौन हो रहा है? प्रभावित हो कौन रहा है? क्या अपर क्लास प्रभावित हो रहा है? हमारे समाज में तीन क्लास के लोग हैं, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास, है ना? अपर क्लास जिसमें बड़े बड़े पूंजीपति आते हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, कमाऊ संत हैं। ऐसे लोगों को पता ही नहीं है कि बुरा क्या होता है, खराब क्या होता है। ठीक है? एक निचला तबका है जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जो परपट्टी में रहता है, दिन भर मेहनत करता है तो शाम में उसका चूल्हा जलता है। उसे पता ही नहीं है कि अच्छा क्या होता है। उसे क्या फर्क पड़ रहा है कि नीतीश बाबू ने किसके साथ हाथ मिला लिया, वर्तमान में सीएम कौन है? ये हाय तौबा मचाने वाला वर्ग कौन है मालूम? या मिडिल क्लास के लोग, अपर मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, ज्यादातर लोग इसी वर्ग में आते हैं। पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी, व्यवसायी, किसान, ये सारे लोग इसी वर्ग में आते हैं। और यही एकमात्र ऐसा वर्ग है जिसको दोनों चीज पता है, अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। ठीक है? तो यही वर्ग प्रभावित होता है, यही हाय तौबा मचाता है। क्योंकि संस्कार, सच्चाई, ईमानदारी, ठीक है, ये हर चीज को पढ़ा हुआ है, ये जानता है क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। तो ये वर्ग प्रभावित होता है, ये तो इसके डीएनए में है, परेशान होगा ही। क्योंकि ये बिल्कुल आहत वर्ग है, परेशान वर्ग है। और जितना तुम मीडिया पे देखते हो ना, चैनल चल रहा है, तरह तरह का न्यूज आ रहा है, ये यही वर्ग है जो देखता है और इन्हीं के लिए तैयार भी किया जाता है, उनका टीआरपी बढ़ता है। ये सोच के ही पूरा तैयार होता है स्क्रिप्ट कि हमें प्रेजेंट कैसे करना और क्या करना है। नहीं? और गलती सिर्फ नेता की है, हमारी आपकी गलती नहीं। आप सोचो किसी कंट्री में नेशनलिज्म पिक पर आ जाए, समझ सकते हो देश का अहंकार क्या होगा? हम्म? अब किसी देश में धर्म एकदम पिक पर आ जाए तो ये धर्म क्या हो जाएगा? सरदर्द बन जाएगा, धार्मिक अत्याचार और आडंबर का केंद्र बन जाएगा। मानते हो? या जातिवाद पिक पर आ जाए, कैसा अराजक समाज क्रिएट होगा? समझ रहे? तो क्या गलती सिर्फ नेता की है, हमारी तुम्हारी नहीं? हम उन्माद के आधार पर वोटिंग करते हैं, वैसे नेता को पसंद करते हैं जो जातिगत उन्माद क्रिएट करता है, जो धार्मिक उन्माद क्रिएट करता है। तुम बड़ा जोश में होते हो क्योंकि तब तुम मोटिवेटेड होते हो और तब जाकर वोटिंग करते हो, इसी आधार पे तुम अपने नेता को सेलेक्ट करते हो, है ना? 2022 से प्रशांत किशोर जैसा आदमी लगातार
पदयात्रा कर रहे हैं, लगातार लोगों को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। एक तरह से जागरूकता अभियान है उस बंदे का। अपना एनर्जी, अपना पैसा खर्च करके लोगों के बीच पहुंचना, उन्हें वास्तविक स्थिति से रूबरू करवाना, एक तरह से कह सकते हो आईना दिखाने का ही काम कर रहे हैं कि भाई स्वतंत्रता के बाद क्या डेवलपमेंट तुम्हारा हुआ है, तुम किस आधार पे वोटिंग करते हो, वोटिंग करने का क्या पैमाना होना चाहिए, नेता का चयन कैसे करो, तुम्हारा नेता कैसा होना चाहिए। अब जब तुम्हारी आंख ही नहीं खुलती तो क्या लगता है कि बंदा चिमटा लेकर दोनों आंख को फैला के रखेगा? संभव है नहीं, क्योंकि ऐसे लोग पसंद ही नहीं है। यहां के आवाम को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। यहां के आवाम को ऐसे लोग पसंद है जो जातिगत भड़काऊ भाषण दें, जो धार्मिक उन्माद को क्रिएट करने की कोशिश करें, प्रसारित करने की कोशिश करें, है ना, नेशनलिज्म के नाम पर आक्रोश भरने का काम करें। तो वैसे नेता हम लोगों को बहुत पसंद आते हैं। एक अच्छा खासा सुलझा इंसान हम लोगों को कभी पसंद नहीं आता। तुम सोचो, आज तो प्रजातंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है कि भारत का ही है। लेकिन क्या लगता है, तुम जिस प्रतिनिधि को चुनते हो वो अगर तुम्हारे आकांक्षाओं पे खड़े नहीं उतरे, जो उसे करना चाहिए वो वर्क न करे, क्या तुम जाकर कह सकते हो कि आप पद का त्याग कर दें? क्या वो नैतिक रूप से अपना इस्तीफा देगा सरकार को कि भाई हम डिजर्व ही नहीं करते हैं? कोई चांस नहीं बनता है। इससे तो बेहतर राजतंत्र था। अगर आपने अशोक को पढ़ा है तो क्या था, निरंकुश राजतंत्र का दौर था। मौर्य डायनेस्टी को देखोगे, क्या है, निरंकुश राजतंत्र का दौर। लेकिन शासक खुद अपने ऊपर नैतिक जवाबदेही लेता है कि वो जनता के कल्याण के लिए 24 घंटा तत्पर है। लेकिन आज हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, प्रतिनिधियात्मक संस्था के तहत सरकार का गठन होता है, लेकिन क्या तुम उम्मीद कर सकते हो कि वो नैतिक दायित्व ले कि डेवलपमेंट हमारा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए? लेकिन क्यों करें भाई, तुम्हारे बीच से ही आए हैं, हम तुम सब लोगों ने मिलकर चुना है। जब तक हमारे चुनने का पैमाना पवित्र नहीं होगा, जब तक हम धर्म के आधार पर अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, जब तक हम जाति के आधार पर अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, तो अपने प्रतिनिधि के वास्तविक फितरत की तो कभी जानकारी होगी ही नहीं, कभी उनके आचरण की जानकारी होगी नहीं। तब तो हम जैसे लोगों को चुन रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं, है ना। तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो अच्छा करे? ये तो निर्भर हम पे, तुम पे करता है कि हमारे चयन का नेचर क्या है, हम किस आधार पे अपने नेता को चुने, है ना। और ऐसी स्थिति में अगर कोई नेता थोड़ा सा पाला बदल देता है तो तुम्हारे लगता है जैसे कि कलेजा फटकर बाहर आ जाएगा। तरह तरह से नारा लगाते हो। आप यूट्यूब पे जाओ, देखो, कोई जय भूमियार कर रहा है तो कोई जय जादव कर रहा है तो कोई जय भीम कर रहा है। सोचो जरा, महात्मा गांधी भी कास्ट की राजनीति करते, वल्लभ भाई पटेल कास्ट की राजनीति करते, सुभाष चंद्र बोस कास्ट की राजनीति करते, तो स्वतंत्रता का क्या नेचर होता है? ये लोग अखिल भारतीय नेता, अखिल भारतीय स्तर तक इनकी पहुंच थी, और आज हम आप इतने काबिल हैं कि उनको एक पॉकेट का नेता बना दे रहे हैं। नहीं, ये कुर्मी तो ये दलित, यानी इतनी काबिलियत हम में है कि वो नेता जो सर्वदेशिक है, सर्वकालिक है, जिसकी अखिल भारतीय पहुंच है, हम उसके कद को ही छोटा कर देते हैं। नहीं, और जस्ट चिल्लाना शुरू करते हैं, उनके नाम पे राजनीति करना शुरू कर देते हैं। अगर अपनाना है तो उसके आचरण को अपनाओ, उसके नाम को हथकंडे के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हो? और यही वोटिंग का आधार है। कैसे देश की कल्पना कर रहे हो, कैसे नेता की कल्पना कर रहे हो? क्या ये करने का हमारे पास कोई आधार है? नहीं। एक मैं वाकया पढ़ रहा था कि परमात्मा ने यमदूत को कहा कि हिंदुस्तान का एक बड़ा दल बदलू नेता इस दुनिया में नहीं रहा, जाओ, जाकर उसे शीघ्र ही ले आओ, ऐसा ना हो कहीं उसकी आत्मा विधानसभा के चारों ओर भटकने लगे। यमदूत ने कहा, क्या बात करते हैं परमात्मा, आप मजाक ही कर रहे हैं।
हिंदुस्तान का नेता और उसमें आत्मा, ये कैसे हो सकता है? तो कभी मतलब सिर्फ विश्वास पे नहीं जियो, क्योंकि हमें बचपन से लेकर बड़ा होने तक एक ही बात सुनने को मिलता है, विश्वास करो। टीचर भी कहता है विश्वास करो, साधु संत कुछ भी बोलता है विश्वास करो, नेता कुछ भी बोलता है विश्वास करो। अगर ये पूरी कौम विश्वास ही करना शुरू कर दे तो फिर डेवलपमेंट क्या होगा? अगर ये पूरी पीढ़ी प्रश्न करना बंद कर दे तो वास्तविकता की जानकारी कैसे होगी? भगवान ने दिल के ऊपर दिमाग बनाया है क्यों? दिल पर कंट्रोल करने के लिए, है ना? अब विश्वास सिर्फ करते रहोगे तब फिर ऐसे ही आहत होते रहोगे, भाई ये नेता उसको क्यों पकड़ लिया, ये नेता उसको क्यों छोड़ दिया। कभी किसी ने कहा है विचार करो? लेकिन नेचर ने जो हमें ब्रेन दिया है, दिल के ऊपर रखा है, क्यों रखा है? विचार करने के लिए। तो कभी विचार करो और सिर्फ किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराओ। देखो क्या अन्य दोषी नहीं है? क्या हम तुम दोषी नहीं है? हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे ना, ये बिल्कुल नेचुरल है। इसलिए इससे आहत होने की जरूरत नहीं है। और अगर पॉलिटिक्स ही करना है तो फिर यहां आने की क्या जरूरत है? क्योंकि हम तो फिर ईमानदारी और सच्चाई बताएंगे, नहीं जो तेरे किसी काम का नहीं होगा। क्या फायदा है कि टॉपिक के इतर किसी मुद्दे पे हाई तब्बा मचाए हुए और मेरे व्यू को जानने की कोशिश नहीं करो। इसलिए कि मैं कुछ भी बोलूंगा ना, बिल्कुल सच्चे हृदय से भी बोलूंगा। इतना विषाक्त समाज आज के डेट में है, सामने वाला सिर्फ यही सोचेगा कि ये किस कास्ट का है, ऐसा क्यों बोला। हमारे उक्ति या हमारा वचन उन्हें प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि उन्हें हमारे कास्ट की जानकारी ना हो जाए। इसलिए आज के डेट में तो स्थिति ऐसा हो गया है कि आप पक्ष में बोलो विपक्ष में बोलो, लोग आपका मूल्यांकन आपके लॉजिक के आधार पर नहीं करते हैं, बल्कि आपका मूल्यांकन आपके कास्ट के आधार पर करते हैं। मतलब बताओ, इस विषाक्त वातावरण के निर्माण के पीछे किसका योगदान है? कभी सोचो गौर से। तुम्हें लगता नहीं है कि अयोग्य राजनीति का यह सुविधाजनक हथकंडा है? जातिवाद, धर्म, नेशनलिज्म, इसको खूब बढ़ा चढ़ाकर वोट की राजनीति करना, क्या लगता है देश के लिए, सोसाइटी के लिए, मानवता के लिए क्या पॉजिटिव है? नेशनलिज्म खूब बढ़ जाए, समझ सकते हो देश का अहंकार कहां जाएगा। कभी इतिहास पढ़े होगे तो जर्मनी को पढ़े होगे, हिटलर को पढ़े होगे। धर्म एकदम पिक पर चला जाए। कभी रोमन कैथोलिक चर्च की स्थिति के बारे में जानते होगे, धार्मिक अत्याचार और बाह्याडंबर कहां पहुंच जाएगा। लेकिन दिक्कत तो यह है कि जो मध्यम वर्ग, जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसे इसकी बेहतर समझ है, वो जब आहत होता है तो ईमानदारी की बात करता है, और जब आहत नहीं होता है तो अपने हित की बात करता है। इसलिए ये वर्ग का भी बिल्कुल दो नेचर है, ये भी दोहरा जीवन जी रहा है। और यही वजह है कि राजनीति में ऐसी तमाम प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां आज देखने को मिल रही हैं।